बिगिन करने से पहले आई जस्ट वांट दैट यू शुड प्रोवाइड मी योर इंट्रोडक्शन, like in which company you are working and what's your domain and all. Okay. O- okay. Okay. ओके, ग्रेट। सो आपका मेन मोटिव क्या है डेवॉप्स में जाने का? कोई मेन रीजन, लाइक उसके पीछे का पर्पस क्या है? ओके, सो आपको फील्ड चेंज करनी है एंड आप चाहते हो कि आप टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ट्राई करो आप, है ना? ओके, ग्रेट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स से। सो आई थिंक राइट नाउ अभी आपको डेवॉप्स के ऊपर अभी कोई आइडिया नहीं है ना? नो वरी। आई नो, ओपन सोर्स डेवॉप्स ना? सो ओपन सोर्स बोलो या आप डेवॉप्स बोलो, बात एक ही है। दोनों का मतलब सेम होता है। जस्ट आप जैसे कुछ एक्स्ट्रा कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग, डेवॉप्स कोर्स है। हाँ, काफी लोग बोलते हैं हमें डेवॉप्स कोर्स ज्वाइन करना है। आप उसको डेवॉप्स कोर्स बोलो या फिर बोलो मुझे डेवॉप्स मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, बात एक है ना? सो सेम होता है, ठीक है। आई थिंक मेरी स्क्रीन अभी आपको विजिबल है? ओके, सो हम लोग बात करते हैं डेवॉप्स से। अगर मैं डेवॉप्स की बात करूं, लेट मी राइट देयर डेवॉप्स। अब मान लो आप सब, आपको इतना तो आई थिंक आइडिया होगा, जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम हमारे सामने दो टीम्स होती है। एक टीम होती है आपकी डेवलपमेंट की टीम, ठीक है, और एक होती है आपके सामने ऑपरेशंस की टीम, ठीक है। ये दो टीम होती हैं जो आपस में कोलैबोरेट करती है, ठीक है। आपस में कोलैबोरेशन करती हैं, दोनों मिलके काम करती हैं एंड तब जाकर आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना? ये दोनों टीम आपस में कोलैबोरेट करके क्या करती है, हमारे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। विच मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके चेक करो, आप ये देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक डेवलपमेंट की टीम होनी चाहिए और एक ऑपरेशंस की टीम। अगर इन दोनों टर्म्स को हम लोग थोड़ा डिवाइड कर दे, विच मीन्स अगर मैं इन दोनों टर्म्स का मैं कुछ हाफ हाफ वर्ड्स ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट का अगर मैं डेव ले लूँ और ऑपरेशंस का अगर मैं ऑप्स ले लूँ, तो मिलके क्या बन गया? ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया कि डेवऑप्स बन कैसे रहा है। मतलब कि आपकी डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम मिलकर सॉफ्टवेयर जब डेवलप करती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? डेवऑप्स, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है डेवऑप्स। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट टीम भी काम करती है और ऑपरेशंस टीम भी काम करती है। इवन अगर आप आज भी गूगल पे चेक करोगे व्हाट इज डेवऑप्स, तो आपको पता चलेगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। किन किन टर्म्स का? एक डेवलपमेंट का और एक ऑपरेशंस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपर्स जो हैं डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं एंड ऑपरेशंस के जो डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं अपनी टीम में। तो ये दोनों टीम जब आपस में कोलैबोरेट करती है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तभी कह दिया जाता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरी जो लाइफ साइकिल है, इट इज नॉन एज डेवऑप्स। इवन आप कहीं पे ये भी पढ़ोगे, ये जो लाइफ साइकिल होती है एसडीएलसी लाइफ साइकिल भी कहा जाता है डेवऑप्स की लाइफ साइकिल को। एसडीएलसी रेफर क्या करता है, अगर हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करें, एस फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डी फॉर डेवलपमेंट एंड एलसी लाइफ साइकिल, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आप कभी ये देखोगे, कभी कभी डेवऑप्स को बोला जाता है ये कौन सी लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, वो एसडीएलसी लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
अब ये लाइफ साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, क्या प्रोसेस होता है, इसको अभी हम लोग विद इन फ्यू सेकेंड्स में कवर अप करेंगे। बट उससे पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ये गैदर करी कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम मिलके जब वर्क करती है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम, तो उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिवॉप्स। काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं डिवॉप्स ना कोई टूल है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपको भी लगा होगा डिवॉप्स क्या एक टेक्नोलॉजी है ना? आपको भी लगा होगा कोई टूल है शायद, ये टूल एक डिफरेंट टूल है जो मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल यही लगा होगा। लेकिन रियलिटी में डिवॉप्स आपका टूल नहीं है। डिवॉप्स क्या पता चला हमें क्या है, एक प्रोसेस है ना? एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है, किसके लिए? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो रियलिटी में डेवऑप्स इट्स नॉट अ टूल। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टूल है या फिर ऐसी तो नहीं, कोई सॉफ्टवेयर है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन यू कैन डू द ऑपरेशंस। बट इन रियलिटी इट इज अ मेथोडोलॉजी और अ प्रोसेस थ्रू यू कैन क्रिएट योर और यू कैन मैन्युफैक्चर योर सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको पता होगी, लाइक आईटी इंडस्ट्री, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री क्या करती है? ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग करती है ना? किसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है? भाई इनके जो प्रोडक्ट होंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ना? अब ये जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ये भी बोल देते हैं भाई हमारा ये जो मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, एग्रीकल्चर में फूड हमारा मैन्युफैक्चर होता है। तो फूड, जो फूड है वो खाना है, वो कोई हमारा बेसिकली फूड की जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट होती होगी फूड को बनाने की। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फूड मैन्युफैक्चर करके दे रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी कार मैन्युफैक्चर करके दे रही है, सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री आपको क्या मैन्युफैक्चर करके दे रही है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो डिवॉप्स क्या है? डिवॉप्स आपकी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हो, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हो। आज हम सभी को पता है, आप भी अपने एनवायरमेंट में यूके में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते होंगे ऑन अ डेली बेसिस, एम आई राइट? मैं भी सॉफ्टवेयर्स को यूज करती हूँ। अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, अभी हम लोग कॉन्वो कर रहे हैं किसके थ्रू, एक एप्लीकेशन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग कॉन्वो कर पा रहे हैं, ऑनलाइन मीट कर पा रहे हैं, है ना? तो ये भी हम लोग अभी भी रिसेंटली अगर मैं बात करूं स्टिल हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। तो मतलब सॉफ्टवेयर हमारी आज की टुडेज जनरेशन में, इन टुडेज एरा, हमारे लिए सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है जितना कि हमारे लिए खाना। आजकल के टाइम में काफी लोग ऐसे हैं कि अगर वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ काम ना करे ना तो उनको अर्निंग भी नहीं होगी, है ना? सो सिमिलरली अगर देखो सर्वाइवल के लिए अगर पैसे जरूरी है ना, तो पैसे के लिए इंसान को काम करना पड़ेगा। और काम किन्हीं किन्हीं का, लोगों का काम आजकल पूरा का पूरा ऑनलाइन डिपेंड हो चुका है कि अगर वो ऑनलाइन ही काम करेंगे सब कुछ। अगर आज डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो भी किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी वर्चुअल वे में काम कर रहे हैं, वो भी सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, वो कुछ मैनुअली नहीं करते। डेवलपर्स अपने कोड लिख रहे हैं, बाकी का सारा प्रोसेस कैसा चल रहा है, ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली डन हो रहा है, मैन पावर यूज ही नहीं हो रही है। सब क्या कर रहे हैं भाई, अब कोई भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस सब चाहते हैं कि वो अपनी वो क्या करे, कोस्ट कटिंग करे, है ना? अब कोस्ट कटिंग कैसे होगी, जब आप अपनी मैन पावर को वहां से रिमूव करके क्या करो, आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी, आप ऐसी चीजों का यूज करने शुरू कर दो जिनमें आपकी कोस्ट ना लगे। बिल्कुल सही बात है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। अब ये तो नहीं ना कि मेरे इसमें पैसे जा रहे हैं, गूगल मीट पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पैसे जा रहे हैं, नहीं लग रहे ना। हमने तो सिंपल एप्लीकेशन पे ज्वाइन किया, लिंक ली एंड देन हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर ये मैनुअली होता, मतलब आपको यूके से इंडिया आना पड़ता ट्रेनिंग लेने। बिल्कुल, मतलब ये कितना लंबा प्रोसेस होता पहले तो ये देखो, और उसके बाद ये देखो आपकी कॉस्ट भी तो लगती भाई आने की, है ना? सो डेवॉप्स के थ्रू हमारा काम ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेशन पे चला गया, सब कुछ ऑटोमेटेड होने लगा और हमारी कॉस्ट कटिंग होने लगी, हमें बहुत सारी चीजों की फंक्शनैलिटीज मिलने लगी। फंक्शनैलिटीज एज इन लाइक जो डेवलपमेंट टीम जो है और ये आपकी ऑपरेशंस टीम, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, डेवलपमेंट टीम ने बोला वो क्या करेगी, जो काम पहले मैन्युअली होता था ना वो सब अब ऑटोमेशन पे कर दो। विच मीन्स अब हमें पता है डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता है, कोड को डेवलप करना, है ना?
प्लानिंग करना, डिजाइनिंग करना कोड की, एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना, ये सब करना। एंड अपने अगर हम इनकी बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम चेकिंग करेंगे तो इनका ये भी काम रहता है कि अगर उनके कोई इश्यूज आए हैं, फॉर एग्जांपल सोर्स कोड जब उन्होंने लिखा होगा, कोई प्रोग्राम लिखा होगा एक सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम, तो उस प्रोग्राम में कोई इशू आया है, कोई बग आया है, उसको चेक करना, देखना क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी एप्लीकेशन, है ना। ऑपरेशंस टीम का काम क्या होता है? ऑपरेशन टीम का काम होता है सर्वर्स को मैनेज करना। भाई सर्वर के ऊपर एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रही, एक्टिव है कि नहीं है, हमारे कस्टमर्स डाउन टाइम क्यों फेस कर रहे हैं, कस्टमर्स हमारी साइट पर हमारे फ्रंट एंड पेज पे आए लेकिन बैक एंड पेज पे नहीं गए, ये सब कुछ काम ऑपरेशंस टीम का है। हमारी उसको डिप्लॉय करना किसका काम है? हमारी ऑपरेशंस टीम का। अगर मैं बात करूं स्केलिंग करना, बैकअप लेना, किसका काम है? ऑपरेशंस टीम का, है ना। ये सब काम हो गया ऑपरेशंस टीम का। अगर मान लो इन दोनों टीम में से कोई भी अपना एक काम ना करे, तो क्या लगता है एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दोनों टीम का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद हमारे कस्टमर्स की इंपॉर्टेंस पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के रेडी कर दिया, एक एप्लीकेशन मेरी रनिंग है, उस एप्लीकेशन से मुझे बेनिफिट तब तक नहीं होगा जब तक कि उस एप्लीकेशन पे कस्टमर्स विजिट ना करें, है ना। सो दैट्स वाई हमें ऐसी मेथोडोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं जो कि हमें सारे फीचर्स प्रोवाइड करे, हमें एक ऐसे फीचर प्रोवाइड करे कि जहाँ पे हमारे ना कॉस्ट भी बचे, रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो, हमारा काम ऑटोमेटिकली भी हो, मैन पावर ना लगे हमारी, है ना। सो उस केस में आपके पास पिक्चर में कौन आया था? डिवॉप्स। सो डिवॉप्स आई थिंक आपको एक हल्का फुल्का आइडिया तो लग ही चुका होगा। डिवॉप्स बेसिकली है क्या? एक मेथोडोलॉजी है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने की, और किस तरीके से? ऑटोमेशन पे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, मैंने ये तो बता दिया, देखो आपस में इन दोनों का इंटरसेक्शन डेवऑप्स कहलाता है। लेकिन इस डेवऑप्स की लाइफ साइकिल को तो हम अंडरस्टैंड करें, ये जो प्रोसेस है होता क्या है, ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है ना। तो इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला? SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल को अगर हम अंडरस्टैंड करें, ये लाइफ साइकिल क्या कहती है? इस लाइफ साइकिल में ना बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लानिंग आती है, आप प्लान करते हो। अब ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हम कोई ट्रिप पे भी जा रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है? प्लान करना, है ना। सेम अगर हम इतना बड़ा कोई काम करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है हम सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करेंगे। एक सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम प्लानिंग करना, उसकी डिजाइनिंग करना, ठीक है, उसकी डिफाइनिंग करना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बनाना, देखना कि भाई ये चीज़ें रिक्वायर है, हमें ये सोर्स कोड बनाना है तो हमें इतने सर्वर्स की नीड पड़ेगी, इतने डेवलपर्स की नीड पड़ेगी, प्रोग्राम्स इतने लिखने पड़ेंगे, सब कुछ ये सब हमारे काम आएंगी। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या शुरू रहता है? बिल्डिंग का, देन टेस्टिंग का, अगेन आपका लास्ट डिप्लॉयमेंट का। तो कुछ हमारे स्टेजेस ऐसे होते हैं जिनसे हमें निकलना पड़ता है। या आप यहाँ पे एक और स्टेज ले सकते हो, आप क्या करते हो? अपनी सोर्स कोड को पुश करते हो, यहाँ पे आप लिख लो डिफाइनिंग के बाद डेवलप। डेवलप में मैं आपको बताती हूँ आप क्या करोगे। सोर्स कोड को डेवलप, देन पुश करोगे सेंट्रलाइज लोकेशन पे, देन अगेन एक बार टेस्टिंग होती है। बेसिक स्टेप होते हैं ये, मेन स्टेजेस आपके। मतलब सबसे पहले तो ये बताओ आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उससे रिलेटेड आप प्लानिंग करो, आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे, आप किस टाइप के प्रोग्राम्स लिखोगे, है ना, ये सब। आफ्टर दैट डिजाइन, डिजाइन करो भाई, अपने डेवलपर्स से बोलो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड तुम प्रोग्राम लिखना शुरू करो, ठीक है। आगे वो देखेगा उससे रिलेटेड। अब मान लो डिजाइनिंग एंड डिफाइनिंग में इतना ही नहीं आता, एंड प्लानिंग में इतना तक आता है कि मान लो अब मेरे कस्टमर है, उसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं ये भी तो देखूंगी भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर ये सॉफ्टवेयर की है तो ये रिक्वायरमेंट ऐसी क्यों आई, कस्टमर को इसकी नीड क्यों पड़ी ऐसे सॉफ्टवेयर की। प्लानिंग में हर एक चीज आती है। इवन प्लानिंग में कहा जाता है आप सर्वे तक कर सकते हो। मतलब जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है? कस्टमर्स के लिए तो बनाया जाता है, ऑडियंस के लिए, कि ऑडियंस की नीड्स को हम लोग फुलफिल कर सके।
जो चीज की उनको लैक हो रही है, लैकिंग हो रही है, जिस चीजों की उनको रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को हम लोग फुलफिल करके उनको एक सॉफ्टवेयर दे दे कि ये लो आपका सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज करो इजी वे में एंड अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल करो, है ना। सो प्लानिंग में ये सब आता है। डिजाइनिंग, भाई आप डिजाइन कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को, डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट कर रहे हो, सर्वे वहां पे जाके सेव कर रहे हो, रिकॉर्ड्स जनरेट कर रहे हो कि इस तरीके से करेंगे। इन केस मान लो मुझे प्रोग्राम बनाना है और मुझे कुछ पैकेजेस की नीड है, अब मुझे ये भी पता है, कुछ मान लो मैंने बोला कि ये जो पैकेजेस की मुझे नीड पड़ रही है, ये पैकेजेस मुझे पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे क्या क्या इंस्टॉलेशन होगी, क्या क्या डिपेंडेंसीज की नीड पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग कवर अप होती है, ठीक है, डिजाइनिंग एंड डिफाइनिंग। आफ्टरवर्ड्स आता है डेवलप, मतलब जब पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर होता है ना, कि हमारा प्लानिंग भी हो गई, डिजाइनिंग भी हो गई, ये सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सब सेटअप हो गया। अब बात आती है कि डेवलप करना शुरू करना। जैसे अब मान लो हमें कभी, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मैं बहुत सारे स्टेप्स डन करूंगी, पहले सोचूंगी कि मैं कैसा घर चाहती हूँ, मैं जो बिल्डर होगा उससे बात करूंगी कि देखो ऐसा मुझे घर चाहिए, आप इस टाइप का मेरे लिए बिल्ड करके दे दो, है ना। फिर डेवलपर क्या करेगा, जो आपका बिल्डर रहेगा वो क्या करेगा, उसकी सबसे पहले नींव रखेगा। नींव क्या होता है, बेस बनाएगा, है ना। बेस बनाएगा मतलब एक कच्चे माल की तरह उस घर को खड़ा करेगा, तब जाके आगे का स्टेप डन होगा बिल्डिंग का एंड ऑल। सिमिलरली डेवलपमेंट क्या होता है, जब डेवलपर्स अपने सॉफ्टवेयर के लिए सोर्स कोड रेडी करते हैं, मतलब कच्चा माल रेडी करते हैं, आपका पूरा का पूरा सोर्स कोड रेडी करके रख देते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं कि इस सोर्स कोड से हमारा क्या बनेगा, ये सॉफ्टवेयर बन के रेडी होगा, ठीक है। तो बेस उन्होंने लिख दिया, आपका सोर्स कोड रेडी हो गया। आफ्टर दैट क्या करते हैं, वो उसी सोर्स कोड को ना पुश करते हैं। पुश कहाँ करते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे, जहां उन्हें पता है इस लोकेशन पे जब वो भेजेंगे ना अपने कोड को, कोड आगे जाके बिल्डिंग के लिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो डेवलपर तो चाहता ही है भाई, कोड हमारा काम हो चुका है, डन, हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं इस रेपोजिटरी पे, हमने यहाँ पे पुश कर दिया सेंट्रलाइज लोकेशन पे, अब आगे का काम आपके ऊपर है। तो जो इंजीनियर बैठा होगा वो यही चाहेगा ना कि काम ऑटोमेशन पे चले, मैं क्यों अपनी मैन पावर लगाऊं, मैं क्यों अपनी मेहनत लगाऊं, मेहनत करूं, है ना। तो ऑटोमेशन पे चाहेगा। तो सेंट्रलाइज लोकेशन पे पुश करने के बाद डेवलपर, यहाँ पे जो इंजीनियर बैठा होगा ना, जो देखेगा कि हमारे पास कोड आ चुका है, वो इंजीनियर आगे उस कोड को कहाँ भेजेगा, टेस्टिंग के लिए, कि भाई ऐसा तो नहीं कि कोड में कोई सिंटेक्स एरर हो, है ना, कोड में कोई इशू भी तो हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है, डेवलपर है, डेवलपर भी तो एक इंसान है, उससे भी तो गलती हो सकती है ना। तो डेवलपर का कोड को भी टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद उसके कोड को बिल्ड किया जाएगा। किस में बिल्ड किया जाएगा, एक आर्टिफैक्ट में, एक सॉफ्टवेयर में। उसके बाद अगेन उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाएगी एंड देन अगेन लास्ट में आपका डिप्लॉयमेंट होगा कहाँ पे, प्रोडक्शन पे। क्लियर है ये स्टेप्स, ठीक है। तो यही स्टेप्स बेसिकली होते हैं आपके लाइफ साइकिल के, जिन स्टेप्स के थ्रू हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। मैंने आपको स्टेप्स तो बता दिए, अगर मैं बोलूं ये स्टेप्स तो चलो ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा, चलो ये सब तो क्लियर है, लेकिन हम लोग टूल्स कौन से कवर अप करेंगे, जो हम लोग टूल्स पढ़ेंगे उन टूल्स का कैसे यूज केस किया जाएगा डेवऑप्स में, है ना। डेवऑप्स तो हमें पता चल गया एक मेथड है, लेकिन उस मेथड के अंदर हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो सही। ऑटोमेशन की अगर बात करें तो कुछ ऑटोमेशन टूल्स को भी तो कवर अप करेंगे ना, है ना। तो उन टूल्स की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो देखो, जैसे मैंने आपको बताया डेवऑप्स आपकी मदद करता है एक सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए। सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है तो सबसे पहले क्या काम होता है और किसका काम होता है, सबसे पहले काम होता है आपके डेवलपर्स का, है ना। क्या करेंगे डेवलपर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम लिखेंगे या फिर आप बोल लो सोर्स कोड लिखेंगे, ठीक है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, प्रोग्राम बोल सकते हो या फिर कोड बोल सकते हो या फिर सोर्स कोड बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपके पास प्रोग्राम होना कंपलसरी होता है, तभी एक सॉफ्टवेयर बन पाता है ना। अब ये जो सोर्स कोड इन्होंने लिखा है दोनों डेवलपर्स ने, अब बोला जाएगा आप क्या करो, अपने सोर्स कोड को, अपने कोड को
या तो आप क्या करो, अगर आपकी कंपनी आपको कोई एक सेंट्रलाइज लोकेशन प्रोवाइड करा रही है, वो बता रही है कि आप इस लोकेशन पे जाओ, यहाँ पे अपने सोर्स कोड को पुश कर दो, तो आप वहां पे कर दो। रादर हमारे पास एक ऑटोमेशन टूल होता है, कौन सा, गिटहब नाम का, आपने आई थिंक सुना हो तो पता होगा, है ना, गिटहब। गिटहब नाम का हमारे सामने एक ऑटोमेशन टूल होता है। ये ऑटोमेशन टूल क्या कहता है, ये ऑटोमेशन टूल कहता है कि मैं वर्जनिंग मेंटेन करूंगा। वर्जनिंग मतलब कॉपीज, ट्रैकिंग करूंगा, कब कोड आया, किसके थ्रू आया, किस टाइम पे आया, किसने भेजा, है ना, ये सब ट्रैक करता है। मतलब अगर इन केस मेरे डेवलपर ने यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट के ऊपर गिट का पैकेज डाला, यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है, अपने अपने एनवायरनमेंट पे गिट का पैकेज डाल के एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ती है। लोकल रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है, एक लोकल फोल्डर ये लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर वन ने अपने एनवायरनमेंट पर एक फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या रख लिया, माई फोल्डर, ठीक है, ये फोल्डर इसने बनाया और इसने इसका नाम माई फोल्डर रख लिया। अब माई फोल्डर तो इसने रख लिया नाम, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर ये क्या करेगा, अपने कोड को राइट करेगा किसी फाइल के अंदर, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाएगा, एक फाइल लॉन्च करेगा, मान लो फाइल उसने बनाई index.html नाम की, ठीक है, जस्ट सेकेंड, index.html नाम की फाइल बनाई उसने। इस फाइल के अंदर क्या पड़ा है, उसका प्रोग्राम, ठीक है, index.html। सेम डेवलपर टू ने क्या बोला, वो भी गया माय फोल्डर पे गया, उसने बोला माय फोल्डर टू उसने बनाया, उसके अंदर उसने भी एक फाइल बनाई index.html1 नाम की, ठीक है, और इसने अपना प्रोग्राम लिखा। अब दोनों ने अपने अपने प्रोग्राम लिख लिए, अपने सोर्स कोड लिख लिए, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर के लिए, मान लो एक सॉफ्टवेयर इनको बनाना है VLC का, ठीक है, 2.1 वर्जन का। इनको बोला गया कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है, VLC नाम का, आपका VLC का एक सॉफ्टवेयर बनेगा जिसका वर्जन क्या रहेगा, 2.1। अब इस सॉफ्टवेयर के लिए इन लोगों ने प्रोग्राम्स लिख लिए, ठीक है। अब इनसे क्या बोला गया कि आप अपने प्रोग्राम को कहाँ पुश करो, गिटहब की सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे। सेंट्रलाइज लोकेशन मतलब गिटहब के ऊपर जो आपने एक रेपोजिटरी बनाई होगी, एक ऐसा मेन फोल्डर बनाया होगा, उस मेन फोल्डर पे जाके पुश कर दो। तो मान लो गिटहब के ऊपर हमारा एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है जिसको आप सेंट्रलाइज लोकेशन भी बोल सकते हो, माय प्रोजेक्ट नाम का, ठीक है। माय प्रोजेक्ट पे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने सोर्स कोड विच मींस अपनी अपनी फाइल्स index.html और index.html1 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुश। तो मान लो यहाँ पे आ गई इनकी फाइल index.html और index.html1, दोनों फाइल्स आ गए। अब जो यहाँ पे इंजीनियर बैठा होगा, अब उसका काम क्या रहेगा, आपका इंजीनियर, गिटहब इंजीनियर, वो बोलेगा कि फाइल्स तो आ गई मेरी, अब इन सोर्स कोड को वो क्या करेगा, मर्ज करेगा, मर्ज करेगा ना अपनी मेन फाइल में। तो मान लो उसने एक सिंपल एक सिंगल फाइल बनाई जिसका नेम क्या रख दिया उसने, माय फाइल। इस माय फाइल के अंदर दोनों के सोर्स कोड को क्या कर दिया उसने, मर्ज, ठीक है। अब हमारे सामने एक आर्टिफैक्ट नहीं, सोर्स कोड फाइल आ चुकी है जिसका नेम है माय फाइल। गिटहब यहाँ पे अब मदद क्या कर रहा है, यहाँ पे गिटहब कहेगा ये जो फाइल्स आई है ना, इनके अंदर ऑफकोर्स सी बात है बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी, प्रोग्राम लिखे गए होंगे। अब प्रोग्राम जब आप लिखोगे एज अ डेवलपर, एक बारी में तो याद नहीं आएगा कि इसके लिए ये कोड होगा, ये कोड होगा, ये प्रोग्राम होगा, आप बार बार चेंजेस कर करके कमिट करोगे ना उसके अंदर। तो वो जितने भी चेंजेस आप करोगे ना अपनी फाइल में, वो सब ट्रैक होंगे, किसके थ्रू, गिटहब के थ्रू, सारे के सारे ट्रैक होंगे कि यूजर कौन था। अगर डेवलपर वन ने भेजा ना तो पता चलेगा डेवलपर वन का कोड है, डेवलपर टू ने भेजा तो पता चलेगा डेवलपर टू का कोड है, ये तक पता चलेगा कितने बजे भेजा, ये तक पता चलेगा, अगर उन्होंने अपना एड्रेस मेंशन किया ना तो एड्रेस तक शो होगा। मतलब आप पूरा गिटहब के थ्रू क्या कर रहे हो, पहले तो आप अपने सोर्स कोड को स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है। सेकंड, गिटहब के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, आप अपने जो सोर्स कोड है उसकी ट्रैकिंग कर पा रहे हो, है ना। और थर्ड, आप कोलैबोरेशन कर पाते हो। कोलैबोरेशन एज इन लाइक मान लो अब गिटहब आपका एक ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जो आपको रेपोजिटरीज क्रिएट करने की लाइक आप बोल सकते हो
अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, विच मीन्स आप अपनी साइट फोल्डर क्रिएट कर सकते हो गिटहब के अंदर, मैं भी क्रिएट कर सकती हूँ, हम लोग अपने सोर्स कोड वहां वहां जाके सेव कर सकते हैं। अब मुझे लगता है यार मुझे आपके कोड की नीड है, तो मैं क्या करूंगी, उस टाइम पे कोलैबोरेट करूंगी, आपके कोड को जाऊंगी वहां से फोर्क करूंगी, फोर्क मतलब कोलैबोरेट, मैं आपके कोड को अपने एनवायरनमेंट पर ले लूंगी। ठीक है, सो गिटहब के थ्रू हम लोग ये सारे फीचर्स का फायदा उठाते हैं। अब बात आती है हमारी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सोर्स कोड पहुंचा, मैंने नेक्स्ट स्टेज क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेज आता है आपका टेस्टिंग का, बताया था ना। तो ये हो गया आपका पुश, पुश स्टेज हो गया आपका जहाँ पे आपका सेंट्रलाइज लोकेशन पे हुआ है। ठीक है, ये आपका स्टेज कौन सा हो गया, कोड डेवलप का। ठीक है, अब कौन सा स्टेज आता है इसके बाद, टेस्टिंग का। टेस्टिंग से मतलब होता है जो आपका सोर्स कोड आया है, विच मीन्स जो माई फाइल है, ठीक है, गिटहब इंजीनियर ने यहाँ भेजी टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे, तो वो उस फाइल की टेस्टिंग कौन करेगा। क्या होता है हमारे पास ना एक ऑटोमेशन टूल होता है, नाम सुना होगा आई थिंक आपने, सेलेनियम करके, है ना। सेलेनियम का क्या काम होता है, ऑटोमेशन टूल होता है आपका, टेस्टिंग करता है, किसकी टेस्टिंग करता है, सोर्स कोड की। ठीक है, सो सोर्स कोड की टेस्टिंग होगी, माय फाइल की टेस्टिंग होगी, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ सिंटेक्स एरर हो, कोई बग हो, कोई इशू हो, बाद में कुछ इशू करे, ठीक है, कहीं पे स्टक हो रखा है, या फिर कोई हो सकता है कोई पार्ट मिस हो गया है। सो ये सब कुछ टेस्टिंग कौन करके देगा आपको, सेलेनियम। अब जरूरी नहीं है आप सेलेनियम का ही यूज करो, मल्टीपल टूल्स है मार्केट में, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए, एंड अगर हम बात करें लाइक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेलेनियम का। ठीक है, अब बात आती है सिलेनियम के बाद नेक्स्ट टूल क्या आता है। टेस्टिंग डन हो गई, अब बताओ, देखो आपका सोर्स कोड पूरा रेडी है, टेस्टिंग भी हो गई, अब बात आती है ना बिल्डिंग की, बिल्ड भी तो कराना है सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे अब बात आती है बिल्ड, मतलब आप अपने सोर्स कोड को बिल्ड कराओ एक सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में। तो अब आप क्या करोगे, अपने सोर्स कोड को बिल्ड कराओगे। तो अगर जावा का सोर्स कोड लिखा है तो आपको पता है एक जार फाइल बन के आएगी आपके सामने, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स में। आपका माविन का है तो पॉम डॉट एक्सएमएल बन के आएगी। इसी तरीके से अगर आपका कोई और का है तो डॉट ई एक्स ई करके आएगी। ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आपका मैटर करता है आपका किस टाइप का सोर्स कोड है, अगर पाइथन का है तो डिफरेंट आएगी। ठीक है, सो बिल्डिंग के लिए हम लोग किसका ले लेते हैं, माविन का। तो माविन भी आपका एक ऑटोमेशन टूल है जो किस लिए यूज किया जाता है, बिल्डिंग के लिए, बिल्कुल सही। तो माई फाइल का एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा जिसका नाम आप ले सकते हो VLC 2.2। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हमारा बन के हो गया रेडी, आर्टिफैक्ट बन के हो गया रेडी। अब देखो बिल्डिंग के लिए माविन नहीं, पहले के टाइम पे अगर आपको कुछ आइडिया हो तो पहले आपका ग्रेडल चलता था और उससे भी पहले आंट चलता था, ये दोनों भी यूज होते थे, लेकिन थोड़ा इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी और आप बोल सकते हो फीचर्स इन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं किए, और काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस और काफ़ी जगहों पे लैक करने की वजह से हम लोग किसकी साइड मूव ऑन हुए थे, माविन की साइड। ठीक है, इसके बाद कौन सा टूल आता है, अब टूल आता है आपका बिल्डिंग भी डन, देन अगेन बिल्डिंग के बाद मैंने क्या बताया था, एक बार होती है आपकी अगेन टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग किसकी होगी, अब सॉफ्टवेयर तो बन के रेडी हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर बनते टाइम शायद कोई अगर इशू आ गया, कोई बग आ गया हो, हमें क्या पता, हमने तो जस्ट सिंपली सॉफ्टवेयर बना दिया, है ना। तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी उसकी एनालिसिस, उसके कोड की एनालिसिस की जाती है किसके थ्रू, सोनार क्यूब के थ्रू। सोनार क्यूब को बोला भी जाता है ये कोड एनालिसिस टूल है, विच मींस कोड की टेस्टिंग करेगा। आपका जो सॉफ्टवेयर बिल्ड होके आया है ना, उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाएगी कि सॉफ्टवेयर परफेक्टली बना है कि नहीं बना, कोई पार्ट तो स्किप नहीं हो गया, कोई पार्ट मिस तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं कि कहीं पे आगे जाकर इशू आ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके कस्टमर्स डाउन टाइम फेस करें किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। सो सब कुछ ये किसका काम होता है, सोनार क्यूब का, कोड एनालिसिस करना। ठीक है, एक और प्रोसेस बताती हूँ,
अभी आपने यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रोसेस देखा ना, ये प्रोसेस टेस्टिंग तक का प्रोसेस, इस प्रोसेस को डिवॉप्स की लैंग्वेज में सीआई प्रोसेस भी बोलते हैं। सीआई रेफर फॉर कंटिन्यू इंटीग्रेशन। कंटिन्यू इंटीग्रेशन को अभी मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन कंटिन्यू रहती है, विच मीन्स ऑटोमेशन पे सब डन होता है। अभी राइट नाउ ये सब मैन पावर है। मैन पावर कैसे? यहाँ जो इंजीनियर बैठा है वो आगे सोर्स कोड को सेंड करेगा टेस्टिंग के लिए, सेलेनियम वाला इंजीनियर आगे भेजेगा बिल्डिंग के लिए, मार्विन वाला इंजीनियर आगे भेजेगा टेस्टिंग के लिए, है ना? तो यह भी एक तरीके से मैन पावर यूज हो रही है। मैं आपके ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? अपने कोड को, अपने सॉफ्टवेयर को आगे भेज रहे हैं दूसरे इंजीनियर्स के पास। अब देखो आगे क्या होता है। मतलब सोर्स कोड हो गया है, बन गया है, टेस्टिंग डन, बिल्डिंग भी डन, टेस्टिंग अगेन डन। नाउ इट्स टाइम फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है? सो डिप्लॉयमेंट के लिए आप एक डिफरेंट टूल लेते हो। आपके पास बहुत सारे टूल है डिप्लॉयमेंट के लिए। अब तो मार्केट में कुछ न्यू टूल्स भी आ चुके हैं, आपने सुना होगा गिटऑप्स करके, आर्गो सीडी, फ्लक्स सीडी करके सुना होगा, है ना? इवन आपका जो गिट लैब है, एक न्यू आया है टूल, तो ये भी टूल आ गया। बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी है डेवऑप्स के अंदर। तो इसी तरीके से आपका एक टूल होता है एंसिबल नाम का। एंसिबल कहता है कि आप एंसिबल के थ्रू ना डिप्लॉयमेंट करो। किस तरीके से? एंसिबल के अंदर आपको एक फीचर मिलता है प्लेबुक का। प्लेबुक बेसिकली कुछ नहीं, स्क्रिप्ट आपने देखा होगा, स्क्रिप्ट हम लोग रन करते हैं, तो स्क्रिप्ट लिखो आप एंसिबल के अंदर ही एंड देन डिप्लॉय कर दो। या फिर आप शेल स्क्रिप्टिंग सुना होगा, उसके अंदर भी आप सिंपली स्क्रिप्ट रन करते हो। एंड या फिर आप पाइथन ले लो, तो मतलब आप स्क्रिप्ट रन करके आप अपनी डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी कर सकते हो। सो हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे हैं एंसिबल का। ठीक है? एंसिबल के अंदर आप प्लेबुक रन करो, प्लेबुक के अंदर आप स्क्रिप्ट डिफाइन करो कि किस तरीके से आपको अपने सोर्स कोड को जो बिल्ड हुआ कर आया है आपके सामने एक सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिप्लॉय करना है अपने प्रोडक्शन पे। सो एंसिबल के अंदर आप प्लेबुक रन करते हो एंड देन क्या करते हो, यहाँ से डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट का काम शुरू होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट, आपको लग रहा होगा डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट एक चीज है ना? लेकिन रियलिटी में दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? अब एक बात बताओ, डिलीवरी का काम क्या होता है? डिलीवरी मतलब आपका काम डिलीवर हो रहा है, ठीक है, सेंड हो चुका है। लेकिन डिप्लॉयमेंट का काम है किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है, किसी सर्वर के ऊपर डिलीवर हो रहा है। अब क्या होता है, काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट एक चीज है, बट इन रियलिटी दे बोथ आर डिफरेंट। किस तरीके से? डिलीवरी जब आप करते हो ना अपने सॉफ्टवेयर की, तो आप स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे करते हो। स्टेजिंग मतलब प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। कभी भी डायरेक्ट आपका डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे नहीं किया जाता। क्यों? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है? नहीं तो कोई भी ऐसे हैक भी कर सकता है ना? एडिशनली कोई अगर इशू आ जाए, मान लो आपकी एप्लीकेशन वर्क ही ना करी, तो उस केस में क्या होगा? आपके प्रोडक्शन पे तो लोड बढ़ रहा है ना, ऐसे आपके प्रोडक्शन का तो जो सर्वर है उनका तो रैम यूज हो रहा है फालतू में, रिसोर्सेज फालतू में यूटिलाइज हो रहे हैं, है ना? सो इसीलिए कहा जाता है हमेशा एक अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी, एंड कभी भी डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट कहाँ मत करो? प्रोडक्शन पे। आप कहाँ करो? सबसे पहले स्टेजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जब डिप्लॉयमेंट होती है ना, तो दो एनवायरनमेंट रहते हैं, एक स्टेजिंग और एक प्रोडक्शन। स्टेजिंग को आप प्री प्रोडक्शन भी बोलते हो, और प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ले लो ये आपका जो है, और एक ये रहा होगा, इसको मैं लिख देती हूँ पहले। ये आपका हो गया प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है? ये आपका ले लो स्टेजिंग एनवायरनमेंट, या फिर आप क्या बोल सकते हो? प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। स्टेजिंग में क्या होता है? अब देखो मान लो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में कुछ सर्वर आपने बना रखे हैं, ये आपके कुछ सर्वर है, ठीक है, ये रहे आपके कुछ सर्वर। इसी तरीके से आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कुछ सर्वर रनिंग है। अब आपने डिप्लॉयमेंट सबसे पहले कहाँ की? मतलब डिलीवरी कहाँ की आपने? पहले
स्टेजिंग पे। अब ये जितने तीनों सर्वर थे, तीनों के ऊपर जाकर आपकी एप्लीकेशन विच इज VLC 2.2 यहाँ पे क्या हो गई होगी, डिप्लॉय। ठीक है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे हमें पता चलता है अगर स्टेजिंग में हमारी एप्लीकेशन इजीली डिप्लॉय हुई है, जिन सर्वर के ऊपर जाके हमें हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को लोड किया या फिर हम लोग बोले डिप्लॉय किया, अब अगर आप उन सर्वर को एक्सेस करते हो तो आपको वो इजीली एक्सेसिबल भी रहेंगे, और इन केस सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन अगर वर्क करती है तो नाउ आपकी एप्लीकेशन किसके लिए कैपेबल है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। जब स्टेजिंग का काम डन तो अब क्या होता है, अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉयमेंट होता है, किसका, सेम एप्लीकेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें ग्रीन चेक मिल गया ना कि हमारी तो एप्लीकेशन परफेक्टली रन कर रही है, अब आप इजीली प्रोडक्शन पे भेज दो, है ना। अब मान लो आपने बिल्डिंग कर दी अपने सॉफ्टवेयर की, टेस्टिंग कर दी आपने, प्रोडक्शन सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, सॉरी डिप्लॉयमेंट सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कर दी। इस केस में क्या होता है, कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड तो हो जाता है लेकिन आगे जाके कभी इशू कर देता है किसी पर्टिकुलर रीजन से, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है बेटर क्या है, आप प्रिकॉशंस लेके चलो। अपने प्रिकॉशंस में क्या, अपना स्टेजिंग एनवायरनमेंट बना के रखो, वहां पे पहले डिप्लॉयमेंट कराओ एंड देन आफ्टर अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉयमेंट करो। बेटर, आप बोल सकते हो बेटर सॉल्यूशन यही रहता है अपने प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट पर ना करके स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे डिप्लॉयमेंट करने का। अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे देखो आपका क्या हो गया, डिप्लॉयमेंट। अब क्या होगा, डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुई है, मतलब जो लोड आएगा एप्लीकेशन पे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के सर्वर्स पर, है ना। अब अज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये है हमारे कुछ कस्टमर्स, ये हो गए कस्टमर्स। ठीक है। ये मान लो आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कौन सी थी हमारी एप्लीकेशन, VLC 2.2 वर्जन। ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन रनिंग है। अब इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए कस्टमर्स कहाँ हिट करेंगे, इस एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन कनेक्टेड किससे होगी, आपके प्रोडक्शन से। यही होता होगा, है ना। बट रियलिटी में क्या होता है, देखो रियलिटी में क्या होता है, आपके जो कस्टमर्स है वो हिट किस पर करते हैं, DNS पर। ठीक है। DNS रेफर फॉर डोमेन नेम सर्वर, एंड DNS आपका किससे मैप रहता है, DNS मैप रहता है आपका लोड बैलेंसर से। लोड बैलेंसर आप ले सकते हो नेम, इंग्रेस लोड बैलेंसर। ठीक है। अब ये इंग्रेस लोड बैलेंसर आगे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कि अब हम सभी को पता है, देखो हम लोग कभी कोई एप्लीकेशन का IP एड्रेस याद करते हैं, नहीं, याद भी नहीं होगा, हम लोग भूल जाएंगे। हमें लोगों के नंबर हम लोग भूल जाते हैं लेकिन नेम जरूर याद रहता है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन रीडेबल अगर हम फॉर्मेट की बात करें, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज क्या होती है, हम लोग बाइनरी लैंग्वेज से ज्यादा इजीली अल्फाबेट्स को याद कर पाते हैं। तो क्या होता है, DNS के अंदर हम लोग डोमेन नेम लेते हैं, विच मीन्स हम लोग हर एक एप्लीकेशन को IP एड्रेस से तो याद रख नहीं सकते, तो हम लोग नेम से याद रखने के लिए वो जो IP एड्रेस होता है उसको क्या दे देते हैं, एक नेम, विच मीन्स हम हमारी एप्लीकेशन को एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं कि ये नेम हमारी एप्लीकेशन का है। ठीक है। ताकि हम लोग हमारी एप्लीकेशन का IP एड्रेस ना हमें बार बार याद करना पड़े लॉगिन करने के लिए, एंड इवन कस्टमर्स भी हमारे एप्लीकेशन के नेम पे हिट करें तो हमारी एप्लीकेशन उनके सामने विजिबल हो जाए। ठीक है। सो अब क्या होता है, ये जो लोड बैलेंसर होता है ना, इस लोड बैलेंसर में मैप क्या कर दी जाती है, आपके रिसोर्स की, जिस रिसोर्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है। फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टेंस के ऊपर, मैंने क्या बोल रखा है, मेरे इंस्टेंस के ऊपर एप्लीकेशन रनिंग है, तो उस इंस्टेंस की मैं IP एड्रेस दे दूंगी। ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगी, ये मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। ठीक है। इस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मैं ये जितने सर्वर मेरे चल रहे हैं ना यहाँ पे, इन तीनों सर्वर की क्या कर दूंगी, IP एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगी लोड बैलेंसर में। ये तीनों सर्वर को मैं बोल दूं कि इनकी एक पब्लिक IP रहेगी जो कि कहाँ पे डिफाइन है, मेरे लोड बैलेंसर में। तो IP एड्रेस हम किससे मैप कर देते हैं, हमारा IP एड्रेस कहाँ रन हो रहा होता है, हमारे लोड बैलेंसर पे, हम लोग लोड बैलेंसर से मैप कराते हैं। और अगेन DNS हमारा किससे मैप रहता है, लोड बैलेंसर से। सो IP एड्रेस आपने लोड बैलेंसर के अंदर राइट कर दी है। ठीक है।
अब लोड बैलेंसर मैप है डीएनएस पे, विच मीन्स कस्टमर आएगा, डीएनएस पे हिट करेगा, नेम पे हिट करेगा और इनडायरेक्टली वो लोड बैलेंसर से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लोड बैलेंसर हमने इसे कनेक्ट किया है और लोड बैलेंसर से कनेक्ट करेगा विच मीन्स वो हमारी किसको हिट कर रहा है? हमारे सीधा आईपी एड्रेस को। ठीक है, आईपी एड्रेस को हिट किया। अब लोड बैलेंसर का आगे काम क्या होता है? उसको पता तो चल गया इस पर्टिकुलर जो कस्टमर आ रखा है इसको हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो लोड बैलेंसर जैसे नेम भी सजेस्ट कर रहा है लोड को बैलेंस करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जितना लोड आएगा वो देखेगा उसके एनवायरमेंट में तीनों सर्वर में से कौन सा सर्वर फ्री है, ठीक है, किस सर्वर पे वो डिप्लॉयमेंट कर सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट कर देगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट इस वर्कफ्लो में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर हम बात करें, अभी सब कुछ हमारे सामने मैन्युअली वर्क हो रहा है। मैन्युअली कैसे? मतलब एक इंजीनियर काम कर रहा है, दूसरे इंजीनियर को बता रहा है, दूसरा इंजीनियर काम कर रहा है, तीसरे इंजीनियर को बता रहा है ना, तब जाके हमारा काम डन हो रहा है। अभी ये ऑटोमेटिकली थोड़ी टर्न हो रहा है कि हमारे गिटहब पे जैसी कोड आया ऑटोमेटिकली टेस्टिंग हुई, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग हुई, ऑटोमेटिकली टेस्टिंग हुई, देन अगेन ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट हुआ। ये प्रोसेस थोड़ी हो रहा है ना। ये अभी मैन पावर के ऊपर बैठा है, विच मीन्स इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं। तो यहीं पे आप क्या करते हो, आप ना एक इंटीग्रेशन टूल का यूज करते हो। इंटीग्रेशन टूल जिसको आप बोल सकते हो कनेक्शन टूल, जिसका नाम क्या होता है? जेनकिंस। जेनकिंस के अलावा भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है आप, ठीक है, हम लोग एज एन एग्जाम्पल जेनकिंस ले रहे हैं। सो जेनकिंस क्या होता है? जेनकिंस को बोला जाता है एक इंटीग्रेशन टूल। इंटीग्रेशन मतलब आपस में कनेक्शन बनाना, कनेक्ट करना, कनेक्शन, ठीक है। सो जेनकिंस क्या करता है? इंटीग्रेशन टूल अपने साथ चलता है उसका, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टूल की फंक्शनैलिटी वो हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारे सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम जो प्रोसेस हम लोग मैन्युअली करते हैं वो सब ऑटोमेशन पे चला जाता है। तो मान लो अगर मेरा गिटहब जेनकिंस के साथ कनेक्टेड है, इंटीग्रेट हो रखा है, तो जेनकिंस कहता है कि यहाँ पे जो आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज बाय कर रहे हो ना मार्केट से, ये मत बाय करो, आप क्या करो वर्चुअली अपने इंस्टेंस बना लो और वर्चुअल बैठ के काम करो। या फिर जेनकिंस कहता है आप क्या करो मेरे एनवायरनमेंट से प्लगइन्स ले लो। प्लगइन्स मतलब जेनकिंस आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है प्लगइन्स का, आप प्लगइन्स लो, उनका यूज केस करो, तो वहां पे आपको टेस्टिंग का अलग सर्वर, बिल्डिंग का अलग सर्वर और देन टेस्टिंग का अगेन अलग सर्वर बनाने की नीड नहीं पड़ती। आप सिंपली क्या करते हो, आप अपनी टेस्टिंग करने के लिए सिंपली जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करा देते हो, किसको? गिटहब को, जहां पे आपका मेन सोर्स कोड रहता है। तो जैसे ही गिटहब के साथ जेनकिंस इंटीग्रेशन होता है ऑटोमेटिकली सारा का सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। लाइक ऑटोमेटिकली एज इन सेलेनियम टेस्टिंग करने लग जाता है, मावेन अपनी बिल्डिंग करने लग जाता है, अगेन टेस्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसीजर रहता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली डन हुआ, ऑटोमेटिकली डन होते ही एंसिबल तक खबर पहुंची जाती है, एंसिबल तक रिक्वेस्ट जाती है डिप्लॉयमेंट की। अब यहां तक तो देखो ये कौन काम कर रहा है? डेवलपमेंट टीम काम कर रही है ना ये सारा का सारा। यहां से कौन आएगा? आपकी ऑपरेशंस टीम जो डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी करेगी, ठीक है। ये वाली सारी आपकी ऑपरेशन टीम आती है, ये वाली सारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और स्टेजिंग एनवायरनमेंट। तो अब बात आती है आपकी ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे चलती हैं किसके थ्रू? जेनकिंस के थ्रू। तो आप इंटीग्रेशन कर दो और सारा का सारा जो प्रोसीजर है, सारा का सारा जो लाइफ साइकिल है डेवऑप्स की, सब किस पे चलेगी? ऑटोमेशन पे। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन अभी नहीं है बट आगे जाकर ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कभी, कि हम लोगों ने यहाँ पे कर तो दिया पुश, हम लोगों ने एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट रखा है, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रखा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। पूछो क्यों? आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी और कस्टमर्स इस वाले प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर एक्सेस कर रहे हैं। इन केस ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अगर एकदम से बंद पड़ गया तो क्या होगा? है ना। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके कस्टमर्स डाउन टाइम फेस करेंगे, कस्टमर्स को जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेसिबल ही नहीं होगी। तो उस केस में कंपनी इसके बिना ऑल्टरनेट लेके चलती है। ऑल्टरनेट एज इन कंपनी कहती है, आपसे कौन कह रहा है कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट
एक बनाओ। आप कितने बनाओ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट? एटलीस्ट दो। दो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आप क्रिएट करो। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कहा जाता है ब्लू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ब्लू डिप्लॉयमेंट बोल सकते हो आप, और एक होती है आपकी ग्रीन डिप्लॉयमेंट, जिसको आप ग्रीन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी बोलते हो। तो आप ब्लू एंड ग्रीन का कंसेप्ट लिखते हो, तो आपने सुना होगा ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ब्लू का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी एज इन, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार ना बैटरी देख लूं, थोड़ी सी है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। सो ब्लू, ब्लू को क्या बोला जाता है? प्राइमरी डिप्लॉयमेंट मेथड, ठीक है। प्राइमरी कहा जाता है कि ये जो रहेगा ये आपका प्राइमरी रहेगा, इसके ऊपर प्राइमरी प्रोडक्शन होगा। और एक है सेकेंडरी, सेकेंडरी हम लोग रखते हैं ना, जैसे एक प्राइमरी मॉनिटर रहता है, एक सेकेंडरी मॉनिटर रहता है। मतलब अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो प्राइमरी वाला अपना काम करेगा, प्राइमरी वाला देखेगा कि कौन, लाइक क्लासेस में जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो होता था ना, मॉनिटर्स बनते थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, फर्स्ट मॉनिटर एंड सेकंड मॉनिटर। तो फर्स्ट मॉनिटर देखता था कि कौन बच्चा शोर कर रहा है एंड वो मैम तक कंप्लेन भेजता था। इन केस फर्स्ट वाला जब अवेलेबल नहीं है तो कौन सा अपनी ड्यूटी देगा? सेकंड वाला, है ना। सेम यहाँ पे है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट एंड सेकेंडरी मतलब सेकेंड। तो प्राइमरी वाले में ना आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे आप सर्वर्स लॉन्च करो अपने, ठीक है। यहाँ पे आप लोड बैलेंसर बनाओ, लोड बैलेंसर में क्या करो, अपनी आईपी एड्रेस माउंट अप करो, यहाँ पे अपनी आईपी एड्रेस मैप करो, ठीक है। आईपी एड्रेस आपने दे दिया, और यहाँ पे आपका लगा है डीएनएस, जो आपको एक डोमेन नेम दे रहा है आपकी एप्लीकेशन को। तो कस्टमर्स अब हिट करेंगे तो कस्टमर्स कहाँ आएंगे? कस्टमर्स ये हो गए आपके, कस्टमर्स ने हिट किया आपके डीएनएस पर, डीएनएस आपका है मैप्ड लोड बैलेंसर से, लोड बैलेंसर ट्रैफिक को कहाँ सेंड करेगा? आपके बाकी सारे सर्वर्स पे, ठीक है। और इन केस अगर ये सर्वर हमारा डाउन हो गया, ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ब्लू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हमारा डाउन पड़ता है, तो हमारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ मूव ऑन होगा? सेकेंडरी, हमारे ग्रीन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। किस तरीके से? मान लो ग्रीन के ऊपर भी आपके कुछ सर्वर रनिंग है, ठीक है, इसका भी लोड बैलेंसर ये रहा, इसकी भी आईपी एड्रेस है डिफरेंट, ये इसका आईपी एड्रेस हो गया। अब या फिर इसका आईपी एड्रेस को आप स्किप करो, अब क्या होगा, आप क्या करो, इसी का जो आईपी एड्रेस है ना, इस वाले सर्वर का भी आईपी एड्रेस किसके साथ माउंट अप कर दो, एंटर करा दो अपने मेन लोड बैलेंसर के साथ, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसर किससे मैप्ड है? डीएनएस से। कस्टमर्स हिट करेंगे डीएनएस पे, लोड बैलेंसर पे जाएंगे, लोड बैलेंसर यहाँ ट्रैफिक भेजेगा। इन केस ये वाला आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अगर डाउन पड़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पार्टीशन स्वैप हो जाएगा। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा स्वैप पार्टीशन का, स्वैप पार्टीशन, है ना। स्वैप पार्टीशन का मतलब क्या है? आपका पार्टीशन विच मीन्स आपका जो सर्वर है ना, जहाँ पे आपके लोड आ रहा है, वो लोड क्या हो रहा है? स्वैप हो रहा है। जहाँ पे यहाँ पे हमारा लोड आ रहा था इस ब्लू वाले एनवायरनमेंट के ऊपर, अब सारा का सारा लोड कहाँ पहुंच जाएगा? ग्रीन वाले पर। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ये डाउन टाइम फेस कर लिया ना इसने, ये डाउन पड़ गया, अब डाउन पड़ेगा तो भाई कस्टमर्स तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना साइड से। तो हम कस्टमर्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो एकदम से जैसे ही ये डाउन जाता है वैसे ही आपके सेकेंडरी वाला अप हो जाता है, और सारे के सारा लोड कहाँ पहुंच जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैप पार्टीशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है। अगर ये डाउन पड़ेगा तो इधर आ जाएगा, और इधर ये डाउन पड़ेगा तो इधर चला जाएगा लोड। और लोड कौन भेजेगा? आपका लोड बैलेंसर। क्यों? क्योंकि लोड बैलेंसर इससे माउंट है ना, ठीक है। सो ये होता है स्वैप पार्टीशन का कंसेप्ट। जब तक कि आप अपने ब्लू वाले में फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या बात हुई, क्यों डाउन पड़ गया, तब तक ग्रीन वाला आपका अप है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो यही होती है आपकी क्या, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
एंड इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर बनता है। तो आई थिंक आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इन टूल्स को कवर अप करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर बनेगा, है ना। तो हमारे जो मेजर टूल रहेंगे मैं अभी आपको बता दूंगी। एंड इवन मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो प्रोसेस है ना ऑपरेशंस वाला जहाँ से डिप्लॉयमेंट हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडी। जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू इंटीग्रेशन। कंटिन्यू इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू फॉर्मेट में चल रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे ही पुश डन हुआ, टेस्टिंग शुरू, टेस्टिंग डन, बिल्डिंग शुरू, बिल्डिंग डन, टेस्टिंग शुरू, देन डिप्लॉयमेंट। तो ये प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कंटिन्यू डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, किसके थ्रू, जेनकिंस के थ्रू। इंटीग्रेट हो गया ना सब कुछ, ठीक है। हाँ जी। हम्म, बिल्कुल। Azure DevOps और DevOps, देखो DevOps क्या हो रहा है, सिंपल आपका बेस क्लियर हो रहा है। Azure DevOps उसका एडवांस हो जाता है बस। Azure DevOps भी तो सेम है। Azure DevOps कहता है जो DevOps की सर्विसेज है ना, जो DevOps टूल्स आपको दे रहा है, Azure DevOps कहता है मैं अपनी सर्विसेज दूंगा। मेरे आप Azure DevOps का यूज करो, आप वहीं पे बैठ के टेस्टिंग करो, वहीं पे बैठ के बिल्डिंग करो, वहीं पे बैठ के आप डिप्लॉयमेंट करो, मेरी सर्विसेज यूज करो। जैसे AWS कहता है, AWS ने अपनी सर्विसेज निकाल दिया ना सारी, कोड बिल्ड की, कोड कमिट की, आपके कोड टेस्टिंग की सारी सर्विसेज मिल रही है, इवन आपके कोड को स्टोर भी कर रहा है। सेम Azure DevOps कहता है कि आप कहीं और मत जाओ, मेरे पे बैठ के आप सारी टूल्स और सर्विसेज का यूज करो। लेकिन आप Azure DevOps को पढ़ तो रहे हो, लेकिन बेस कहाँ से क्लियर होगा, है ना। आपका DevOps क्लियर होगा। नहीं नहीं नहीं, DevOps इंजीनियर सारा स्टेप करता है, ये पूरा। हाँ जी। हाँ, अब देखो क्या हो गया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सारे प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बना दी गई है। जैसे हमने पहले बताया था ना, डेवलपमेंट टीम अलग हो गई है, ऑपरेशंस टीम अलग हो गई है। लेकिन अगर आप कोई छोटी सी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हो, तो वहाँ डेवलपर अलग होता है, बाकी सारा का सारा काम कौन कर देता है, आपका डिवॉप इंजीनियर, ठीक है। तभी कहते हैं आपको नॉलेज सारे टूल्स की होनी चाहिए, बिकॉज इन केस कभी कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट पड़ जाए आपको, तो आपको नॉलेज होगी कि किस तरीके से टेस्टिंग होगी, बिल्डिंग होगी एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। तो एक बार डिवॉप्स क्लियर हो जाए, उसके बाद एज़्योर डिवॉप्स तो लाइक आपके लिए बहुत इजी हो जाता है समझना। क्यों, क्योंकि वो सारा का सारा डिवॉप्स बेस्ड है। जस्ट आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर काम करना है बस, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। बाकी इस चीज को अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगी, एक इन्फिनिटी लोगो। आपने ये देखा होगा, जस्ट अ सेकेंड। आपने हमेशा जब भी डिवॉप्स को सर्च किया होगा, तो आपको ना इस तरीके से लोगो मिला होगा इसका। यहाँ चलो देखो, ये लोगो आपने बहुत बारी देखा होगा। इस लोगो से मतलब क्या कह रहा है वो, इसका मतलब है डिवॉप्स हमेशा ना एक कंटिन्यू लूप बना के रखता है, एक कंटिन्यू फॉर्मेट की आपको सर्विसेज देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड सिक्योरिटी, ये तीनों प्रोसीजर आपको मिल रहे हैं। कंटिन्यू इंटीग्रेशन भी हो रही है, कंटिन्यू डिलीवरी भी हो रही है, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट भी हो रही है और फीडबैक भी मिल रहा है। मतलब हर चीज कंटिन्यू रह रही है, मतलब हर चीज ऑटोमेशन पे, आपको मैन पावर की तो नीड ही नहीं, बिल्कुल सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो डिवॉप्स की जो लाइफ साइकिल है ना, वो हमेशा इन्फिनिटी का सिंबल आपको देती है। इन्फिनिटी सिंबल से मतलब है, आपका डिवॉप्स जब शुरू होगा एज अ डेवलपर, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्लान, ठीक है। फिर कोड लिखा जाएगा, उसके बाद स्टेप बिल्ड किया जाएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा, देन रिलीज। रिलीज किसके लिए, डिप्लॉय के लिए। रिलीज में आप स्टेजिंग एनवायरनमेंट ले सकते हो, जो डिलीवरी करते हैं ना हम लोग स्टेजिंग पे, वो। फिर डिप्लॉय, आफ्टरवर्ड्स ऑपरेट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, क्या करेगा, स्केलिंग देखेगा भाई, बैकअप देखेगा, ठीक चल रहा है, सर्वर देखेगा, मैनेज करेगा, कोई इशू तो नहीं है सर्वर में, एंड देन मॉनिटर करेगा, कोई बग्स तो नहीं आ गए, हमारी सर्विस, मान लो हमारी एप्लीकेशन एकदम से डाउन पड़ गई, तो कौन सा हमारा एनवायरनमेंट शुरू हो जाना चाहिए, ग्रीन वाला, अप हो जाना चाहिए। अगर मान लो ग्रीन अप ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, एप्लीकेशन बंद, कस्टमर्स डाउन टाइम फेस करेंगे, कस्टमर्स क्या करेंगे, दूसरी किसी साइट पे विजिट कर लेंगे। दूसरी साइट पे विजिट गए, तो उनका अब हमारे मतलब जो हमारे साथ जो कनेक्शन बना था हमारी साइट से, वो तो कनेक्शन लॉस्ट हो गया ना।
वो तो टूट गया ना कहीं, है ना। सो डिवॉप्स कहता है ये सब कुछ ना वो एक कंटिन्यू फॉर्मेट में रखता है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, प्लान से लेके ये रिलीज तक, रिलीज भी नहीं, आप टेस्ट तक ले लो, प्लान से लेके ये टेस्ट, ये पूरा प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन। ठीक है। और रिलीज से लेके डिप्लॉय तक आप देख लो, ये ऑपरेट मॉनिटर इसमें कन्वर्ट ही हो जाता है, ये सब क्या हो गया आपका कंटिन्यू डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। ठीक है। कंटिन्यू फीडबैक का मतलब क्या है, अब मॉनिटर हुआ, मॉनिटर करने के बाद डेवलपर तक फीडबैक दिया जाएगा कि भाई आपका सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड आपने बनाया वो एकदम परफेक्ट था, अच्छा था। अगर कुछ गलत होगा तब भी डेवलपर तक ही बताया जाएगा ना कि इसको ठीक करो, है ना। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो कभी भी आप जब देखते हो ना ये डिवॉप्स का लोगो, तो डिवॉप्स का लोगो ये डिफाइन करता है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन दोनों टीम का है, दोनों ही प्रोसेस का एक इंटरसेक्शन बना है आपके सामने डिवॉप्स। क्लियर है। सो बेसिकली यही प्रोसीजर रहता है। आपके जो टूल शुरू होंगे, अगर हम बात करें डिवॉप्स में, सो आपके कुछ मेजर टूल्स को कवर अप किया जाएगा, जैसे आपने सुना होगा लिनक्स आपका, ठीक है, आपका एडब्ल्यूएस कवर अप होगा, आपका डॉकर कवर अप होगा, क्यूबरनेटीज, आपका एंसिबल, टेराफॉर्म, सब पता चलेगा इनके ऊपर किस तरीके से आप काम करोगे आगे आगे। फिर आपका आता है, इसको थोड़ा मैं ना फोंट साइज बड़ा कर देती हूँ। आपका पाइथन आपका कवर अप होगा, आपका जेनकिंस कवर अप होगा, आपका इंटीग्रेशन टूल जो अभी हम लोगों ने बात की, आपका गिटहब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है। सो ये कुछ मेजर मेजर टूल होंगे जो आप कवर अप करोगे, बाकी और आपके अगर एक दो और होते हैं तो वो अभी शायद आपका आई थिंक डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स आपका कवर अप होगा। अगर एक दो मुझसे मिस हो गए हो तो एक बार आप पूछ लेना, ठीक है, संजय सर से। और तो ये मेजर टूल्स आपके कवर अप होंगे डेवऑप्स में, और आपका एक पूरा बेस बन जाएगा, आपको इतना पता चल जाएगा अच्छा डेवऑप्स क्या है। इवन आप डेवऑप्स के बाद अगर कहीं पे जॉब फाइंड करोगे तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो, आपको कोई और एक्स्ट्रा टूल पढ़ने की भी नीड नहीं। क्योंकि आपको भी पता होगा आजकल क्यूबरनेटीज कितना बूम पे चल रहा है ना। क्यूबरनेटीज एडब्ल्यूएस इन दोनों टेक्नोलॉजी का इतना यूज है, इतना लाइक स्कोप है कि आप इसके बेसिस पर, इन दोनों टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी इजीली जॉब गैदर कर सकते हो, है ना। सो ये होता है डेवऑप्स आपका पूरा। कोई डाउट आपको यहाँ तक कुछ भी, अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्लियर है, इजी। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक आपको, अगर आप नॉन आईटी से हो तो ये एकदम परफेक्ट है अगर आप शुरू करते हो। क्यों? क्योंकि देखो बेस आपका होता है ये सब डेवऑप्स। अगर ये बेस क्लियर है ना, उसके बाद आप कोई भी टूल पढ़ लो, एज़ोर डेवऑप्स पढ़ो, आप गूगल क्लाउड का कोई टूल पढ़ो, आप जीके पढ़ो, एकेएस पढ़ो, ईकेएस पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो आप, आपको यू समझ आएगा विद इन लाइक। आप सोचोगे यार ये तो इजी है, अब तो मुझे समझ आ रहा है सब कुछ। आप खुद से अपने प्रोजेक्ट्स बना लोगे, अपने सॉफ्टवेयर तक आप खुद बना सकते हो, मतलब इतनी नॉलेज आप गैदर कर लोगे इनसे। बिल्कुल। क्योंकि देखो एज अ ट्रेनर हम लोग भी उसी पाथ से होकर गए हैं ना। तो हमें आज पता चल रहा है ना कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट आता है तो किस तरीके से कवर अप करना है, हमें प्रोजेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर मान लो मैं बेस क्लियर ही ना करती अपना, मैं सीधा प्रोजेक्ट में चली जाती, तो कहीं ना कहीं इशू आता ना। फिर वही प्रोजेक्ट जब हम लोग करने बैठते हैं तो लगता है यार पहले का क्यों नहीं पढ़ा, है ना। तो अगर बेस क्लियर है ना तो आप इजीली कर लोगे। जैसे बचपन में हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे हमेशा क्या होता है, सबसे पहले पेंसिल पकड़ाई जाती है कि आप लिखना तो सीखो। भले ही आप कलरिंग करो उस पेंसिल को लेकर, लेकिन आप पकड़ोगे, आप बेस क्लियर कर रहे हो कि इससे आपको पकड़ना है। आगे जाके बच्चा लिखना शुरू करता है, ये थोड़ी पेंसिल देके बोल दिया जाता है इसको लिखो, है ना। ठीक है। सो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो तो मैं तो यही आपको प्रेफर करूंगी, फिर आप डेवऑप्स ही लो। आप ये कोई स्पेसिफिक लाइक होता है ना, कोई डेडिकेटेड टूल पे जाओ ही मत, आप सीधा डेवऑप्स को शुरू करो। डेवऑप्स से आप अपना बेस क्लियर करो एंड देन आप सीधा उसके बाद कोई जॉब ट्राई कर लो, आपको इजीली लग जाएगी। उसके बाद आप कोई टूल पढ़ो, आप इजीली कर लोगे कवर अप। आपको जहाँ पे, अगर डेवऑप्स पढ़ने में आज आपको अगर 4 to 5 मंथ्स लगता है ना, आगे अगर आप कोई न्यू टूल पढ़ोगे आपको हार्डली लाइक 1 to 2 मंथ्स में आप कर लोगे उसको कवर अप।
और अगर डेडिकेशन इतनी अच्छी है तो आप 1 महीने में ही कवर अप कर लोगे। सो ये होता है डेवऑप्स के साथ, आपका लाइक बेस बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है एंड आप बहुत सारे टूल्स को इजीली कर पाते हो। हाँ, नहीं नहीं, नाम नहीं, एज़्योर डिवॉप्स कहते हैं वो अपनी सर्विसेज दे देता है बस। काम उसका भी यही रहता है कि बिल्डिंग करना, टेस्टिंग करना, इंटीग्रेशन करना, सेम काम सेम रहता है, क्योंकि है तो डिवॉप्स का ही एक टूल ना वो भी, है ना। देता तो वो भी प्रोजेक्ट्स बनाकर ही है, देता तो वो भी सॉफ्टवेयर बना के ही है। लेकिन अब एज़्योर क्या है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एक वो होता है ना आपकी, क्या कहते हैं उसे, सर्विस है आपकी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस समथिंग कुछ होता है ना। मैं लैग कर रही हूँ आई थिंक कहीं पे। तो वो ऐसी सॉरी या सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है ना। तो वो एक SaaS सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आप क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक काम कर रहे हो। सिमिलरली AWS कहता है क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मतलब इन लोगों ने अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया, लेकिन जो बेस है वो तो आप डेवॉप्स से क्लियर करो एंड देन वहां पे पहुंचो। वहां पे पहुंचकर अगर आपने अपना डेवॉप्स सीख लिया, उसके बाद आप एज़्योर डेवॉप्स करोगे, क्या करोगे उसमें, आप सिंपल अपना प्रोजेक्ट करोगे, आपको पता है बिल्डिंग कैसे करनी है, आपको पता है सर्विस को यूज कैसे करना है, आपको पता है टेस्टिंग कैसे करनी है ना। सो ये बेनिफिट होता है। हम्म। आगे आपको अगर उस पे जाना है तो बेटर ये है, आप पहले एक बार डेवॉप्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग लो, बेस अपना क्लियर कर लो, उसके बाद आप एज़्योर डेवॉप्स पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप अगर डायरेक्ट उधर जा रहे हो तो आप खुद ही देखो, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपने वहां सीधा पहुंच गए तो आपको वहां पे जाकर सर्विसेज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर कमांड सी क्लियर नहीं है, क्योंकि मेन ऑपरेशंस होता है आपका कमांड लाइन, आप कमांड लाइन के ऊपर बैठ के ही सारे काम करोगे, है ना। आपके इंटरफेस पे बैठ के, आपको इंटरफेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे, है ना। सो मैं तो आपको देखो यही सजेस्ट करूंगी, इवन इफ आप एक बारी संजय सर से और डिस्कस कर लेना, आपको जो सा ठीक लगे, ठीक है। सो तो हम लोग आज हाँ जी। शिखा। देखो ये हमारे क्या होता है, ट्रेनर्स हमारे ना, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स है। फॉर एग्जांपल अब जैसे संजय सर है, वो कुछ मेजर टूल्स को लेते हैं, जैसे आपका AWS हो गया, क्यूबिनिटीज हो गया, आपका टेराफॉर्म हो गया। तो मेजर मेजर टूल्स जो होते हैं ना, जिन पे हमें लगता है मार्केट में बहुत ज्यादा, लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो संजय सर वो खुद हैंडल करते हैं। बाकी हमारे जो थोड़े और अनदर टूल्स है, रिमेनिंग टूल्स होते हैं, लाइक अदर लिनक्स हो गया, डॉकर हो गया, एंसिबल हो गया, है ना, तो वो हमारे अदर टूल्स लेते हैं, हमारे अदर ट्रेनर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो मैं डॉकर लेती हूँ, जेनकिंस एंड गिटहब, ये 3 टूल्स मेरे डेडिकेटेड है। बाकी अदर टूल्स हमारे किसी और ट्रेनर को दिए गए हैं, और बाकी जो बचे टूल्स हैं आपके संजय सर लेते हैं। सो हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं। हम्म, बिल्कुल हाँ, आप उनसे एक बार डिस्कशन कर लो एंड देन वो आपको क्लेरिफाई कर देंगे कि कौन सी क्लास आपकी कब शुरू होगी, विच मीन्स टाइमिंग तो आई थिंक यही रहेगा, मतलब कौन सा टूल आपका फर्स्ट स्टार्टअप होगा, है ना। ठीक है। ओके देन। वेलकम।